नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उसमें देखें, ब्लैक बॉडी के लिए ना हमारे जेहन में आता है कि कोई भी ऐसी ब्लैक कलर की बॉडी होगी, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई ब्लैक कलर की बॉडी हो। तो ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसी बॉडी जिस पे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल की जाए वो उन सबको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और फिर उसने जितनी एब्जॉर्ब की हैं उसको वो दोबारा री एमिट करे एट अ सुटेबल टेम्परेचर। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। और उससे जो रेडिएशंस रिलीज होंगी उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, मतलब वो सारी रेडिएशंस को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले जो उस पर फॉल की जा रही हैं। व्हेन कोल्ड, मतलब जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। तो उस टाइम जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, कोल्ड है, तो उस टाइम वो जितनी उस पर रेडिएशंस फॉल की गई हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले। उस तरह की बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। एंड इमिट ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हेन हॉट, मतलब जब उसका टेम्परेचर लो था तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, फिर बाद में वो उन सब रेडिएशंस को क्या कर सके, री एमिट भी कर सके। तो इस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। और उससे जो रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड और इमिट बाय अ ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो उसने एब्जॉर्ब किया और बाद में फिर जो उसको री इमिट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और इस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन हो? नहीं सर। चले, अब नेक्स्ट आ जाता है कि हम कोई इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे ना मैंने यहाँ पे एक वीडियो रखी हुई थी आपके लिए। जैसे देखें, ये आपके स्क्रीन पर शेयर हो रही है जी सर। जी। अब इसमें देखें, एक ग्रीन सरफेस है, मतलब ग्रीन लीफ है, उस पे वाइट लाइट, मतलब सन से जो रेडिएशन आ रही है वो फॉल होती है। लेकिन आपको तो उस लीफ का कलर ग्रीन ही नजर आता है ना। तो इसका मतलब है ये जो ग्रीन लीफ है वो सारी की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है एक्सेप्ट ग्रीन कलर। मतलब ग्रीन कलर को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तरह हमें इस लीफ का कलर क्या नज़र आता है, ग्रीन नज़र आता है। वो इसमें आगे बायो में आप कुछ कुछ पढ़ेंगे क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होंगे या कुछ में भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ ऐसा होता है। तो इसमें देखिए ये सारी रेड, ऑरेंज, येलो, बाकी सब रेडिएशंस को ये ग्रीन लीफ एब्जॉर्ब कर रहा है एक्सेप्ट द ग्रीन कलर, इसलिए आपको वो ग्रीन नज़र आता है। तो इसका मतलब है ये लीफ भी एक किस्म का क्या है, ब्लैक बॉडी है। ये मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और फिर उसको इमिट भी कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम आगे देखें, जैसे सॉरी, यहाँ पे अब आपको ये डिफरेंट ब्लैक कलर की बॉल नजर आ रही है। फिर नेक्स्ट आपके पास रेड बॉल है और वाइट बॉल है। सर सिर्फ स्लाइड विजिबल है। जी, स्लाइड विजिबल है और कुछ भी नहीं। जस्ट 2 मिनट। ग्रीन लीफ आपको पहले विजिबल नहीं हुआ? सर थोड़ा सा विजिबल हुआ था, उसके बाद दोबारा स्लाइड थी। ओके, मैं देखता हूँ। जी, अब देखें बच्चे। यस सर, अब विजिबल है। ओके, तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास ग्रीन लीफ है उसमें बच्चे वाइट लाइट जब आके उस पर हिट करती है ना, तो वो देखें सारी की सारी लाइट रेडिएशंस को, मतलब डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है।
एक्सेप्ट द ग्रीन कलर। इसका मतलब है इसीलिए हमें ये जो लीफ होते हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं। अब वो आप इसमें आगे बायो में पढ़ेंगे, क्या इसमें डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट होता है या कुछ ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ना वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो हमारी फिजिक्स में यही है कि वो हमें ग्रीन इसलिए नज़र आता है कि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें कि ये डिफरेंट बॉल्स हैं, ब्लैक कलर की जो बॉल है वो क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करती है ऑल, मतलब जितने भी कलर्स हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसकी वजह से आपको ये ब्लैक कलर नज़र आता है। मतलब कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही ब्लैक बॉल, तो इसलिए वो आपको, जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वो आपको ब्लैक नज़र आती है। इसी तरह आप सेकंड बॉल देखें तो उसमें आपके पास रेड कलर है, और इसका मतलब है जितनी भी उस पर रेडिएशंस फॉल की जा रही है ना, उसमें से जस्ट वो रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सारी कलर जो हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर रही है। इसी तरह जो वाइट बॉल है वो वाइट इसलिए नज़र आ रही है कि वो सारी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो इसलिए ये हमें डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होते हैं कि वो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सा रिफ्लेक्ट करता है। जो रिफ्लेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हमें वो कलर नज़र आ रहा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो वेवलेंथ्स होती हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फर्स्ट आप समझ लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट एंड देन, अगर मैं हाँ ऐसे कर लेते हैं तो हमारे पास देखें रेडियो वेव्स हैं फर्स्ट, देन माइक्रो वेव्स हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, फिर ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, जो हमें विजिबल लाइट है वही नज़र आ रही होती है, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। फिर अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज हैं। तो जैसे जैसे आप देखें रेडियो वेव से गैमा की तरफ आप जाते हैं ना, तो ऊपर अगर आप वेवलेंथ देखें पहले लॉन्ग वेवलेंथ है, जैसे जैसे आप रेडियो से गैमा की तरफ जा रहे हैं तो इनकी वेवलेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्ट होती जाती है, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो ज़्यादा होगी। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अगर आप उनकी वेव को देखें तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। ये आप चैप्टर 5 में पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट वाले में, मैक्सवेल इक्वेशंस है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ना एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो से गैमा तक है, और उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गैमा की। लेकिन वेवलेंथ सबसे कम होगी ना जिसकी, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। ये कुछ वैल्यूज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद ब्लैक बॉडी को अगर आप देखें कि कोई भी हमारे पास एक, हमने ना एक कोई भी कैविटी बना लेते हैं, अभी हम उसमें थ्योरी में भी पढ़ेंगे कि कोई भी आपने ना एक सरफेस ले लेनी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक होलो, एक समझ लें क्या लिया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, होलो सफेयर कहते हैं। अब इसकी जो इनर साइड है ना उसको हमने रफ भी बनाना है, और उसको हम ब्लैक कलर से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ताकि क्योंकि हमें पता है ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, तो इसीलिए हमने ना उसको ब्लैक कलर से क्या कर देना, कोट कर देना। तो जैसे ही बच्चे आप रेडिएशन इस सरफेस में एंटर करवाएंगे ना, तो वो इरेगुलर सरफेस होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो टोटली फाइनली उसमें क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो इनर साइड है ना इस बॉडी की, वो हमने कैसे बनानी है, रफ, और उसको कोट कर देना है किसी भी ब्लैक कलर से। रफ इसलिए बनानी है ताकि रेगुलर रिफ्लेक्शन ना हो, जैसे यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, और ब्लैक कलर से इसलिए कोट करना है बिकॉज ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। अब जैसे ही हम इस पर रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं ना, तो ये बॉडी सारी की सारी रेडिएशंस को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और फाइनली जब रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होंगी उस टाइम इस बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह देखें इस वीडियो में, इस पिक्चर में, कि हमारे पास जो डिफरेंट हम लोग पर्सनस हैं, अब कहीं पे आप इंफ्रारेड ये कैमरा से पिक्चर ली हुई है, ठीक है, अब डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पे कुछ जगह पे रेड कलर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इस जगह से हीट रेडिएशन ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे आपके पास देखें ये जो डिफरेंट रेडिएशन ह्यूमंस में से निकल रही हैं वो भी आपके पास क्या होती हैं, ब्लैक बॉडी हीट रेडिएशन पर्सन में से भी रिलीज़ हो रही होती हैं।
कहीं से सरफेस से ज़्यादा है, कहीं से कम है। तो जो रेडिएशन रिलीज होती हैं हम लोगों में से, वो भी हम उसको ब्लैक बॉडी में कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ब्लैक बॉडी कोई न्यू चीज़ की कोई बॉडी होगी। हमारी अर्थ जो है वो भी ब्लैक बॉडी है, क्योंकि वो दिन के वक्त सन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और फिर रात के वक्त उन्हीं रेडिएशंस को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी रात का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रहता है। यहाँ तक देखें, कोई कन्फ्यूजन बचे? नो सर, क्लियर है। हाँ जी, ये अभी जस्ट बेसिक्स हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी थ्योरी पे। तो ब्लैक बॉडी क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके और फिर बाद में उसको री एमिट भी करे, उस तरह की बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। और उससे जो रेडिएशन निकल रही हैं उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब वो हमारी जो अर्थ है वो भी ब्लैक बॉडी है, लेकिन ना नेचर में, इन नेचर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन नेचर देयर इज नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी, देयर इज नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नेचर में कोई भी बॉडी जो है ना वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। लेकिन अब हम फिजिक्स में जो कैविटी रेडिएटर है, बट कैविटी रेडिएटर कैन बी कंसीडर एज ए, कैन बी कंसीडर एज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जो भी आपको मैंने पिक्चर दिखाई है ना, उसको हम कैविटी रेडिएटर कहते हैं। उसको हम एज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी ले सकते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन नेचर में कोई भी बॉडी है ना, जैसे अर्थ है या कोई भी बॉडी है, वो कभी भी 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती है। जनरली अ ब्लैक बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ कैविटी, जैसे अभी हमने हॉलो कैविटी ली थी, इस पिक्चर में भी वही शेप बनी हुई है। हैविंग वेरी नैरो ओपनिंग, उसमें बस एक नैरो ओपनिंग होगी जहां से रेडिएशंस ने उसमें एंटर होना। एज शोन इन द फिगर, इस फिगर को आप देखें जैसे भी वो मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। द वॉल्स ऑफ द कैविटी आर गिवन अ कोटिंग ऑफ गुड एब्जॉर्बर, जो उसकी इनर साइड की जो वॉल्स है ना, उसको आपने किसी भी गुड एब्जॉर्बर से, जैसे मैंने आपको कहा था ब्लैक कलर से, ठीक है, ब्लैक कलर से उसको कोट कर देना, ताकि वो ना ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो कैविटी क्या होता है? एक होलो फ्लास्क होती है जिसकी इनर साइड को आपने रफ और ब्लैक कलर या किसी भी सूट से पॉलिश कर देना। रफ इसलिए बनाते हैं ताकि इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो, और ब्लैक कलर से कॉट इसलिए करना है ताकि वो मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन फीचर्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस, जो इसमें से रेडिएशन होंगी ना, उनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहली है, व्हेन दीज रेडिएशंस एंटर द कैविटी, जब रेडिएशंस कैविटी में एंटर होंगी, ठीक है, दे आर एब्जॉर्ब इन द कैविटी वॉल ड्यू टू द सक्सेसिव एब्जॉर्प्शन। पहला पॉइंट क्या लिखना है आपने, कि जब भी रेडिएशंस कैविटी में, मतलब ब्लैक बॉडी की जो कैविटी है, कैविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, दे आर एब्जॉर्ब इन द कैविटी, तो जितनी भी रेडिएशंस एंटर होती है ना, तो ये कैविटी रेडिएटर उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, दीज रेडिएशंस कैन बी इमिटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द कैविटी, और फिर बाद में वो कैविटी जो होती है ना, जितनी उसने रेडिएशंस एब्जॉर्ब की हैं, उन सब रेडिएशंस को वो दोबारा से री इमिट भी करती है बाय राइजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो फिर वो दोबारा से उन रेडिएशंस को क्या करती है? री इमिट भी करती है। तो इसका मतलब है, जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर, ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर, ऑल्सो ब्लैक बॉडी इज ए गुड एमिटर, क्योंकि वो रेडिएशंस को फिर एमिट भी करती है। सो इट मीन ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर, ऑल्सो ब्लैक बॉडी इज ए गुड एमिटर। बट ब्लैक बॉडी इज ए क्या होगी? बैड क्या चीज होगी? एनी आइडिया? सर, कंडक्टर या फिर इंसुलेटर? नहीं, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर,
क्योंकि वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करनी चाहिए, और ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड एमिटर, फिर वो बाद में उसको एमिट भी करती है। सो इट मीन्स ब्लैक बॉडी इज़ अ बैड रिफ्लेक्टर। ठीक है, सर अगर रेगुलर रिफ्लेक्शंस होंगी तो फिर क्या होगा? तो देखें वो जिस पाथ से एंटर हुई है उसी पाथ से ही अगर वो वापस बाहर निकल जाए तो फिर तो वो रेडिएशंस को मैक्सिमम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओके। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि रेडिएशन जब एंटर हो गई है ना, अब वो उसी पाथ को फॉलो करके बाउंस बैक ना हो, बल्कि उसी कैविटी में इनक्लोज्ड हो जाए। तो इसलिए हमने उसकी सरफेस क्या बना देनी है, रफ सी बनानी है, मतलब शाइनिंग या स्मूथ नहीं बनानी। नेक्स्ट होता है दीज रेडिएशंस आर ऑल्सो कॉल्ड कैविटी रेडिएशंस। इन रेडिएशंस को हम कैविटी रेडिएशंस भी कहते हैं और फुल वेव रेडिएशंस भी कहते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन बचे तो ब्लैक बॉडी के लिए आपने जेन में ऐसा नहीं रखना कि कोई ब्लैक कलर की कोई बॉडी है, बल्कि ये हर बॉडी जो होती है ना वो एक किस्म की ब्लैक बॉडी है। लेकिन नेचर में कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, और हम फिजिक्स में इसको स्टडी करने के लिए ये जो कैविटी हमने बनाई है, होलो सफेयर बनाया हुआ है, उसको हम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं। और इस तरह हमारी अर्थ है, या अगर आपके पास कोई भी हम पर्सनस हैं, ह्यूमंस हैं, ये भी एक किस्म की ब्लैक बॉडी है, ये भी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं और एमिट भी कर रहे होते हैं, जैसे आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं। इसी तरह अगर आप एक मेटल रॉड को हीट करें ना, तो जैसे ही आप हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर 5-6 मिनट के बाद उसके पास हाथ नज़दीक उसके लेके जाए ना, तो आपको फील होगा कि उसमें से फिर भी हीट रिलीज़ हो रही होती है। वो गर्म होता है ना, तो इसलिए हीट रिलीज, इसका मतलब है वो उस टाइम रेडिएशंस को रिलीज कर रहा होता है। इवन कि जब आप उसको हीट करते हैं तो आपको उसकी सरफेस में ना डिफरेंट कलर्स नजर आने लग जाते हैं, तो वो ड्यूरिंग हीटिंग भी रेडिएशंस रिलीज करने लग जाता है। इस पॉइंट की समझ आइए बच्चे? जी सर। ओके, सो नेक्स्ट इज, या आपको थोड़ी सी मैं ना वीडियो दिखा दूं पहले। जी, अब इसमें मैंने थोड़ा सा वो पिक्चर में देख लो। यहाँ पे एक और वीडियो थी। हाँ जी, ये देखें, ये हमारे पास एक मेटल रॉड होता है। जब आप उसको हीट करते हैं ना, तो उसी टाइम वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है और उस टाइम वो रेडिएशंस को इमिट भी करने लग जाता है। तो इसलिए हमें इसका कलर, कहीं से आपने अगर देखा हो रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, कहीं से येलो, ऑरेंज, इस पर डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आने लग जाते हैं। ऐसे ही बच्चे, कि आपको कहीं पे उसका कलर रेड, ब्लू, येलो सा उसकी सरफेस पे नज़र आने लग जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि जैसे एक मेटल रॉड है, उसको जब आप हीट करते हैं तो वो ड्यूरिंग हीटिंग ही रेडिएशंस एमिट करने लग जाता है, और रेडिएशंस एमिट करने की वजह से उसकी सरफेस में हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। और इसका मतलब है ब्लैक बॉडी जो है वो हर चीज़ ब्लैक बॉडी होती है, लेकिन नेचर में कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। अब आ जाए इसकी थ्योरी पे। अब थ्योरी में ज़रा देखें, इसको मैं ज़रा जूम कर दूं। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसका, ये उसी के साथ ही कंटिन्यू है। द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस, जो इंटेंसिटी है ऑफ द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कैविटी, मतलब जो इनसाइड से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, इज हाई एज कंपेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द कैविटी। देखें, वो जो हमने कैविटी बनाई थी उसकी एक तो इनर साइड होगी और एक आउटर साइड होगी। अब जो इनर साइड है ना, उससे जो रेडिएशन एमिट होती हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो बाहर, क्योंकि बाहर भी तो रेडिएशंस फॉल कर रही है ना, उनकी उससे जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएंगी उनकी इंटेंसिटी एज कंपेयर टू इनसाइड से जो रेडिएशन रिलीज हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी से कम होती है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कैविटी, मतलब जो इनसाइड से रेडिएशन रिलीज हो रही हैं, इज हाई एज कंपेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम द आउटसाइड
द वॉल्स ऑफ द कैविटी। ठीक है, मतलब सिंपल वर्डिंग में जो अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम द कैविटी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। और इसका मतलब है हर रेडिएशन की वेवलेंथ एक जैसी नहीं होती, मतलब उसमें से जो रेडिएशंस इमिट हो रही है ना, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। और डिफरेंट होने की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स भी अपीयर हो रहे होते हैं। दीज रेडिएशंस, नेक्स्ट 6th पॉइंट है, अभी हमने ये वेवलेंथ वाला आगे ये लॉ भी है वीन्स लॉ, उसको भी हमने पढ़ना है। दीज रेडिएशन ओबेज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। मतलब जब तक वेवलेंथ शॉर्ट होती है ना रेडिएशंस की, उस टाइम तक ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को ओबे कर रहा होता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कब तक ओबे हो रहा होगा, जब वेवलेंथ रेडिएशंस की शॉर्टर होगी। नेक्स्ट ये अभी हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है वो नीचे लिखा हुआ है, वो भी हमने आगे पढ़ना है। नेक्स्ट है दीज रेडिएशंस ओबे रिले जीन्स लॉ। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि रिले जीन्स लॉ क्या है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। ये जितने भी लॉज हैं ना, ये भी हमने नेक्स्ट पढ़ने हैं। और दीज रेडिएशंस ओबे प्लैंक्स लॉ फॉर ऑल वेवलेंथ। तो इसका मतलब है इसमें हमने ना 3 लॉज को तो लाजमी पढ़ना है। एक तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक बच्चे आएगा रिले जीन्स लॉ, ये वैसे आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। और इसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाएगा रेडिएशन प्लैंक्स लॉ जो है, या प्लैंक्स थ्योरी जो है, वो भी हमने ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जो डिफरेंट साइंटिस्ट ना, ऐसे हम कह देते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशंस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए ना उन्होंने डिफरेंट लॉज दिए। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है वीन्स, एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, और इसी तरह आपके पास प्लैंक्स थ्योरी आ जाएगी। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ना अपने अपने लिहाज से ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वो हमने आगे नेक्स्ट पढ़ना। नेक्स्ट आ जाता है कि लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जो पहला लॉ है, फर्स्ट इज द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ओबेज सर्टन लॉज। जो रेडिएशंस है ना ब्लैक बॉडी से रिलीज हो रही, वो कुछ लॉज को ओबे करती हैं, विच आर नोन एज, आप कह सकते हैं, लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। दीज लॉज आर गिवन बिलो। पहला जो लॉ है वो आपके पास क्या है, वीन्स लॉ। अब वीन्स लॉ क्या कहता है, ये आपको टेम्परेचर और वेवलेंथ के दरमियान में रिलेशन देगा। जो वीन्स लॉ है, दे गिव द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड दी वेवलेंथ। और सिंपल है कि इसको मैं ऐसे खुद से यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रेडिएशंस रिलीज हो रही होती है ना, उनकी जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। सिंपल वर्डिंग में, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप क्योंकि देखें ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर हम ऐसे लिख देते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी हम पढ़ते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने से एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो ये लॉ बेसिकली यही आपको एक्सप्लेन करेगा। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन रिलीज हो रही हैं उनकी जो वेवलेंथ है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, तो आपने ये रिलेशन एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। हमें पता है टेम्परेचर ज़्यादा होने से एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो आपने याद रखना है वेवलेंथ, ठीक है ना, या मैक्सिमम वेवलेंथ कह देते हैं इसको, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनल की जगह पे हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे वेवलेंथ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड साथ आ जाएगा 1/t। तो लैम्डा इधर ही रहने देते हैं, टी को उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा से, तो ये बन जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये हमें बता रहा है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी कम होगी, ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अभी हम इसकी वैल्यू भी लिखते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, ये जो कांस्टेंट है इसको वीन्स कांस्टेंट कहते हैं,
और इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। फॉर लैम्डा वी यूज मीटर एंड फॉर टेम्परेचर वी यूज केल्विन। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आएगा कि इसकी जो यूनिट है वो मीटर केल्विन होती है और वीन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है विच इज 2.9 10⁻³ ठीक है। अब जरा देखें, इसके साथ मैंने कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो जरा कर लेते हैं। पहला पॉइंट बच्चे मैंने लिखा हुआ है एट लो टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर कम है, इसको मैं सॉरी, अगर टेम्परेचर क्या हो हमारे पास कम है तो फिर उस टाइम वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एट लो टेम्परेचर इट का मतलब ब्लैक बॉडी इमिट्स लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, कि जब शुरू में टेम्परेचर कम है तो उस टाइम जो रेडिएशन रिलीज होती है ना वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, शुरू में जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं ना तो वो उस टाइम आपको रेड कलर की नज़र आती है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए इनिशियली जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हैं इट अपीयर्स रेड, क्योंकि रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। एट हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इट इमिट्स लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, वैसे वैसे लाइट क्या होती जाएगी, उस जो रेडिएशन इमिट हो रही है ना उसकी एनर्जी शॉर्टर वेवलेंथ की, वेवलेंथ उसकी क्या होती जाएगी, शॉर्ट होती जाएगी। तो उसका मतलब है अगर टेम्परेचर शुरू में कम होता है ना ब्लैक बॉडी का, तो उस टाइम जो रेडिएशन रिलीज होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होती जाएगी। लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको भी मैंने यहाँ पे प्रूव भी करके दिया था कि लैम्डा और टी का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसको हम वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। उस वैल्यू इज 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन। अब इसकी जरा ग्राफ को जरा देखना है आपने। शुरू में देखें टेम्परेचर कितना है, 3000 केल्विन, तो इसकी पीक वैल्यू कोई यहाँ पे आ रही है। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी पीक वैल्यू बच्चे यहाँ पे आ गई है। टेम्परेचर कितना कर दिया, 4000 केल्विन। अब मजीद टेम्परेचर बढ़ा दिया तो देखिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वेवलेंथ पीछे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। मतलब इसकी जो पीक वैल्यू है ना उसको अगर आप देखें तो वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड शिफ्ट होती जा रही है। अब 5000 केल्विन से जैसे ही आप 6000 केल्विन करेंगे तो वेवलेंथ और शॉर्ट होती जा रही है। सिमिलरली 7000 केल्विन पे आपको आहिस्ता आहिस्ता वेवलेंथ ऑलमोस्ट 200 नैनोमीटर के करीब करीब आ रही है। तो देखें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो अब देखें वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। और देखें शुरू में आपको रेड कलर नजर आएगा 4000 पे, 5000 पे ऑरेंज और येलो का मिक्सचर आपको नजर आएगा, इसी तरह 6000 पे आपको वो समथिंग लाइक ब्लू कलर नजर आएगा और फिर 7000 पे वो वायलेट कलर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये मेटल रॉड दिखा रहे हैं, तो उसके देखें डिफरेंट जगह पे कलर थ्रू आउट एक जैसा नहीं है, कहीं पे येलो है तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस साइड पे टेम्परेचर थोड़ा सा रेड कलर है तो टेम्परेचर थोड़ा सा इन साइड के लिहाज से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जो डिफरेंट शेड्स आपको हीट करते वक्त नज़र आ रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और इस जगह पे टेम्परेचर कम है। यहाँ तक बच्चे कोई कन्फ्यूजन? नो सर, क्लियर है। समझ आ रही है? जी सर। तो सिंपल है ये, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ शिफ्ट होती जा रही है। और बच्चे याद रखें जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती है तो कलर्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब हम द मीटिंग दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ओके सर। तो लास्ट में हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फर्स्ट लॉ भी हमने पढ़ा था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसमें हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ और टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है,
और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो जैसे लेट्स सपोज, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा जूम कर दूं कि फॉर एग्जांपल जब टेम्परेचर बचे 4000 केल्विन था ना, तो इस ग्राफ के नीचे ये जिसको मैंने रेड किया ना, ये एरिया आ रहा है। और जैसे ही टेम्परेचर अब ज़्यादा हो गया तो इस ग्राफ के नीचे जो एरिया आएगा वो ज़्यादा हो गया ना पहले से, मतलब ये वाला पोर्शन भी अब इसमें आ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है। और लास्ट में देखें, और एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। ये हमें क्या बताता है, द एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो जैसे जैसे ग्राफ के नीचे एरिया बढ़ता जाएगा, इट मींस जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो एक तो हमारे पास इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ डिक्रीज होती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है। और दूसरी चीज़ क्या पता चल रही है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से एरिया अंडर द ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ द emitted रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइड 3। अब इसमें इसको मैं ज़रा जूम कर दूं। नेक्स्ट इज टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए addition for shorter wavelength only, that is the curve obtained by Wien's was fit with experiment। मतलब जो वीन्स लॉ है ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो कर्व उसका एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच करता है। इस ग्राफ को ज़रा आपने देखना है। तो जो वीन्स कर्व है ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो मैच करेगा, किससे, एक्सपेरिमेंटल कर्व से। मतलब देखें, एक तो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है और एक थ्योरेटिकल डेटा है। तो जो वीन्स लॉ है ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ तक तो एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच कर रहा है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के लिए वो मैच नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो जब भी आप देखें कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसमें एक होती है थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, मतलब जो मैथमेटिकली कैलकुलेट किए होते हैं, और एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो आपने कोई एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म किए होते हैं। ठीक है ना, और दोनों का मैच होना ज़रूरी है। अब जो वीन्स लॉ है ना, उसका जो अगर हम लॉ को अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास ग्राफ बनता है ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तक तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मैच कर रहा होता है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ पे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को मैच नहीं कर रहा। तो इसका एमसीक्यूज क्या बनता है कि वीन्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, और लॉन्गर वेवलेंथ पे ना वो उसका ग्राफ तो बनेगा लॉन्गर वेवलेंथ पे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंटल कर्व फॉर शॉर्टर वेवलेंथ ओनली। तो जो वीन्स लॉ है ना, इस पॉइंट को जरा देखना है। वीन्स लॉ वॉज फिट विद एक्सपेरिमेंटल कर्व, मतलब वो एक्सपेरिमेंटल कर्व को मैच करेगा कब तक, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ ओनली। जब तक वेवलेंथ शॉर्ट है ना, उस टाइम तक वीन्स लॉ एप्लीकेबल है। इट वॉज नॉट फिट विद द एक्सपेरिमेंटल कर्व फॉर लॉन्गर वेवलेंथ एज शोन इन फिगर, कि लॉन्गर वेवलेंथ पे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को मैच नहीं करता। नेक्स्ट इज रिले जीन्स लॉ। अब जो रिले जीन्स लॉ है वो हमने देखना है क्या होता है। ये वैसे आपकी बुक में मेरे ख्याल में इस दफ़ा कोर्स में से वो निकाल दी है। रिले एंड जीन्स ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन, ये दोनों डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम है। रिले एंड जीन्स ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन दी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे वीन्स लॉ ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना, तो उसी तरह रिले और जीन्स ने भी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिले एंड जीन्स द रेडिएशंस एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, मतलब जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रही हैं, आर रिफ्लेक्टेड बैक, वो उससे क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एंड
आर रिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ, सॉरी ऐसे कह देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ एंड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्लैक बॉडी टू फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडिंग वेव। इन्होंने एक नया आइडिया दिया कि जैसे ये देखें, ये पिक्चर जो मैंने यहाँ पे इसकी रखी हुई है इसको समझाने के लिए, ये जो रेडिएशन एंटर होती है ना ब्लैक बॉडी में, वो क्या होगा, पहले इस वॉल से जाके हिट करेंगी, फिर वापस इस वॉल पे आके हिट कर रही हैं, तो वो बैक एंड फोर्थ जब हिट करती है ना, तो वो इनसाइड द कैविटी वो स्टैंडिंग वेव जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, स्टेशनरी वेव्स जो आप कह सकते हैं, स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करेंगी। दोबारा ज़रा देखें, इन्होंने क्या कहा है, द रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ, मतलब वो उसकी वॉल्स के साथ हिट करेंगी तो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे हिट कर रही हैं उसको, आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ बाय द वॉल्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, मतलब जो ब्लैक बॉडी की वॉल्स है ना उसके साथ वो बैक एंड फोर्थ इस तरह हिट कर रही होती हैं, और बैक एंड फोर्थ हिट करने की वजह से दे फॉर्म्स अ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स लाइक अ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग। और ये उसी तरह की स्टेशनरी वेव्स होती हैं जैसे आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में पढ़ी थी, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मतलब इन्होंने एक और नया कॉन्सेप्ट दिया कि जो इनसाइड रेडिएशन है ना ब्लैक बॉडी की, वो हिट करने करते करते एक इनसाइड द कैविटी स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स बना रही होती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ दे डेवलप दी फॉलोइंग फार्मूला फॉर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब इस कॉन्सेप्ट को ले, यस सर अगर तो ये स्टेशनरी वेव है तो फिर तो ये एनर्जी लाइट ट्रांसमिट नहीं करेंगी ना। हाँ, तो लेकिन वो एनर्जी जैसे एक लूप तो बन रही है ना, ठीक है, तो उसके अंदर ही एनर्जी क्या होगी, इनक्लोज्ड होगी। जैसे आप कहते हैं ना स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन एनर्जी इन द लूप काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक तो चेंज हो रही होती है, मतलब लूप से आगे तो नहीं जा रही होती है। जैसे आप देखें, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग होती है, जैसे आप कह दें कि गिटार की स्ट्रिंग है, उसको जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें भी इस तरह की वेव्स बन रही होती हैं। या आप फ्लूइड की एग्जांपल लेते थे ना, उसमें भी जो वेव्स बनती हैं वो स्टेशनरी या ऑर्गन पाइप की एग्जांपल लेते हैं, तो वो उसमें भी स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, तो वो लूप्स तो बन रही हैं, लेकिन वो जो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है ना, उससे साउंड जनरेट होने लग जाता है। मतलब एक तो वो वेव्स बन गई है, उसने अपने अंदर एनर्जी को इनक्लोज किया हुआ है, लेकिन उससे जो सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस हुई है, उससे आप कह देते हैं कि कोई म्यूजिकल साउंड या इंस्ट्रूमेंट जैसे नहीं होता, म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो विद इन द स्टेशनरी वेव्स होती है ना, वो एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक चेंज हो रही होती है। ये नहीं होता कि आप देखें ये लूप एक आपके पास मैक्सिमम पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट पीक पॉइंट है, इससे मीन पे आ रहा है ना, तो वो पोटेंशियल अपनी लूज करेगा तो मीन पे आएगा, फिर मीन से एनदर उसने जाना है पीक वैल्यू पे, तो वो फिर दोबारा काइनेटिक इसमें कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल में। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ दे डेवलप दी फॉलोइंग फार्मूला फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और उन्होंने ये फार्मूला ड्राइव किया है, E इज इक्वल्स टू 8 पाई के टी डिवाइड बाई लैम्डा पावर 4, ठीक है। अब ये आपकी बुक में मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा कोर्स में से ये निकाल दी है, ये आपने देखा मुझे बुक में? जी हेलो। नहीं सर ये नहीं है। हाँ जी, तो जस्ट आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जो रिले जीन्स लॉ है, उन्होंने क्या आइडिया दिया कि वो वेव्स इनसाइड स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स बना रही होती हैं। अब नेक्स्ट, अब ये भी जो है वो फुली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट द कर्व ऑब्टेन फ्रॉम दिस लॉ वॉज फिट विद एक्सपेरिमेंटल कर्व ओनली फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। जैसे पहले वाला जो वीन्स लॉ है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए फिट था, जबकि रिले जीन्स लॉ का जो कर्व है ना वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए तो फिट है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जैसे देखें इस ग्राफ में, इसको मैं कलर चेंज, जो रिले जीन्स लॉ है उनका कर्व लॉन्गर वेवलेंथ वाले के साथ तो मैच कर रहा है, देखें एक्सपेरिमेंटल वाला ये डार्क ब्लैक है, ठीक है। तो वीन्स लॉ शॉर्टर वेवलेंथ तक के लिए एप्लीकेबल है, रिले जीन्स लॉ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है ये दोनों लॉज फुली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टिल अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने पढ़ना है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है बच्चे, वो आपको क्या कहता है कि जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस इमिट होती है ना,
द रेडिएशंस या द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, मतलब जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस, मतलब जो रेडिएशंस उसमें से इमिट हो रही हैं ब्लैक बॉडी से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे डिपेंड करती हैं। अब फोर्थ पावर का मतलब अगर आप टेम्परेचर को लेट्स सपोज डबल कर देते हैं ना, तो 2 की पावर 4 ले लें, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, तो इंटेंसिटी जो है वो 16 टाइम बढ़ जाएगी। इसका मतलब है टेम्परेचर डबल करने से इंटेंसिटी जो है जो इमिटेड रेडिएशंस की वो 16 टाइम्स इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब इसमें हम लिखेंगे ई यहाँ पे क्या है बच्चे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4। प्रोपोर्शनल की जगह पे हमने क्या यूज करना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे इन्होंने सिग्मा आपकी बुक में यूज किया हुआ, इस तरह का एक सिंबल होगा। नेक्स्ट, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वेयर सिग्मा इज द कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जैसे एक वीन्स कांस्टेंट आया था, अब यहाँ पे है स्टीफन कांस्टेंट और इसकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। 5.67 इंटू 10⁻⁻8 सिग्मा की वैल्यू है ये, और इसकी यूनिट क्या होगी, इंटेंसिटी की यूनिट होती है बच्चे वाट पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर को जब आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उसकी यूनिट बन जाएगी केल्विन, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की पावर 4 है तो केल्विन पावर -4 आ जाएगा, तो उसकी यूनिट बनती है वाट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, एंड टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, बट हेयर द टेम्परेचर इज पावर 4 तो वी यूज केल्विन पावर -4। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूज भी और इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा कि अगर टेम्परेचर को हम डबल कर देते हैं तो इंटेंसिटी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो उसका आंसर होगा 16 टाइम्स। ठीक है, तो इसी तरह अगर वो टेम्परेचर को जितना भी करें तो आपने टेम्परेचर की फोर्थ पावर ले लेनी है अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अभी तक हम कौन कौन से लॉ पढ़ चुके हैं, एक तो हमारे पास है वीन्स लॉ। ठीक है, और वीन्स लॉ क्या है कि टेम्परेचर और वेवलेंथ का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। और दूसरा फिर हमने पढ़ा रिले जीन्स लॉ, वो आपकी बुक में तो नहीं है। और फिर इसके बाद आपने याद रखना है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और वो आपको क्या बताता है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पावर 4 पे, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। एक फार्मूला आपने ये याद रखना, और इनकी वैल्यूज। यहां तक बच्चे कोई कंफ्यूजन? सर मैंने पढ़ा था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला एक्सपेरिमेंट है लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है, तो वो किस तरह से? हाँ जी, वो अभी हमने अभी तक ना हम जितने भी लॉज पढ़े हैं ये ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लो टेम्परेचर पे मतलब शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है जैसे वीन्स लॉ है, कुछ लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब है जितने भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स है ना वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ऐसे ही है ना बच्चे? जी सर। तो इसका मतलब है हम जैसे अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना वो किस फॉर्म में होती हैं, वेव्स की फॉर्म में, जितनी भी लाइट वेव्स वगैरह हैं जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये पढ़ लिया आपने? नो सर। हाँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, मतलब लाइट वेव्स हैं, वो वेव्स की फॉर्म में नहीं होती बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, उस एक पैकेट को हमने क्या कह देना है, फोटॉन कह देना है। तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, लाइट इज अ वेव नेचर हैविंग क्रस्ट एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है एक्सप्लेन किया, फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन ने, फिर रिले जीन्स ने, लेकिन कुछ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ तक उनके लॉज एप्लीकेबल हैं, किसी के लॉन्गर वेवलेंथ तक हैं, लेकिन उनके रिजल्ट ना कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो फिर नेक्स्ट
आगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को किसने एक्सप्लेन किया? प्लैंक्स ने, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो इन 1900 में मैक्स प्लैंक्स अनाउंस्ड हिज क्वांटम थ्योरी। कौन सी थ्योरी डेवलप की? क्वांटम थ्योरी, विच एक्सप्लेन द होल शेप ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम फॉर ऑल वेवलेंथ, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को फॉर शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों के लिए उसको कंप्लीटली मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही थी इसकी थ्योरी। अब इसने क्या कॉन्सेप्ट किया कि इसकी जो अजम्पशन है, ही सेड दैट, फर्स्ट पॉइंट जरा देखें, ही सेड दैट एनर्जी इज एमिटेड बाय अ हॉट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, कि जो हॉट बॉडी है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में है, विच ही नेम्ड क्वांटा, और उसको उसने क्या नाम दिया? क्वांटा का नाम दे दिया, जिसको बाद में हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, वो जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनकी वेव नेचर होती है, ठीक है, दे आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। सो इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, दे आर नॉट इन कॉन्टिन्यूस मैनर बट द वेव्स आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं, जिसको इसने नाम क्या दिया? क्वांटा का, या जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसने क्या कहा कि जो रेडिएशंस रिलीज होती हैं वो कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज होती हैं, जिसको इसने एक एनर्जी पैकेट को उसने किसका नाम दे दिया? क्वांटा का, जिसको फिर अब हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, इसने ऐसे ही कॉन्सेप्ट लिया कि कोई भी जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो ये तो नहीं होता कि एक सिंगल एटम से बने होते हैं। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स। उसमें ज़्यादा सारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह इसने कहा कि लाइट भी एक कॉन्टिन्यूस सिंगल वेव से नहीं बनी होती बल्कि ये भी स्मॉल पैकेट से बनी होती हैं, जिसको इसने क्वांटा का नाम दिया। तो इसने ये आइडिया किससे लिया कि जैसे सॉलिड है, कोई भी लेट्स सपोज एक वुड है, उसमें एक सिंगल एटम तो नहीं है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं। इसी तरह जो लाइट है वो भी एक सिंगल वेव से नहीं बल्कि स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। और जो एनर्जी है फोटोन की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। और क्या कहा? द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। जितनी आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे उतनी वेव की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब प्रोपोर्शनल की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है? कांस्टेंट। और इन दिस द कांस्टेंट इज प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज h, where h is a Planck's constant and its value is 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. And for energy of n photons, अगर ज़्यादा सारे photons हैं तो हम उसको just n से क्या कर देंगे? NHF, where n is called quantum number. n को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। and can have integral value, और उसकी वैल्यू n is 1, 2, 3 up to so on. तो ये बेसिकली उसने प्लैंक्स ने आइडिया दिया कि जो फोटोन है, जो वेव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो किसी भी ब्लैक बॉडी से रिलीज हो रही है, या कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस बट दे आर डिस्क्रीट, दे आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड विच इज कॉल्ड क्वांटा, और नॉर्मली हम उसको फोटोन कहते हैं। एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल्स टू एच एफ।
सो अगर हम इसको फर्दर आगे लेके चलें तो एनर्जी का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एच एफ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, वेयर वी नो दैट V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. So V is equals to f lambda. So in this we use c for the speed of light. So c is equals to f lambda. Now if we want to calculate the value of f, so it is c over lambda. Now put this value of f in the equation number 1. So we have another formula for energy which is equals to E h as it is, and for f we use c over lambda. This is another formula for the energy of the photon. E is equals to hf or E is equals to hc over lambda, where h is the Planck's constant and its value is 6.63 10 raised to power minus 34 joules second. So this is the basic formula of energy of the photon. Next is, what is the momentum of photon? अब उसने नेक्स्ट जो फोटोन का मोमेंटम है उसको कैलकुलेट करना. उसके लिए हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं इसी इक्वेशन को. देखें, वी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल्स टू एच एफ. इसको मैं अब अगेन इक्वेशन लेट्स सपोज 1 कह देता हूँ. एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now we put the value of E from equation 1 to equation number 2. So we have HF is equals to mc square. Now where E is equals to, sorry, HF is equals to m, और हम C को ऐसे लिख सकते हैं C into C, 2 times C लिख दिया हमने. Next we know that the product of mass and velocity is momentum. So HF is equals to P momentum into C. So from here we have momentum is equals to, it implies momentum is equals to HF and C will be shifted to this side. So we have HF over C. Now we know that C is equals to F lambda according to wave equation. So here if we adjust lambda to the other side, so it becomes 1 over lambda. And on this side we have F over C. So it means the value of F over C is 1 over lambda. Now we put the value of F over C in above equation. So the momentum is equals to P is equals to H F over C. और अब हमने F over C की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो P इज इक्वल्स टू H ओवर लैम्डा. दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. अब देखें ऊपर वाला इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं विच इज HF ओवर C. दीज आर द मोमेंटम ऑफ द फोटोन. इट डिपेंड्स अपॉन द डाटा, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं. सो फॉर वी हैव 2 formulas for energy of the photon and 2 formulas for the momentum of the photon. Next is, और यहाँ पे मोमेंटम ऑफ फोटोन अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया. अब अगर हम इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उसको ज़रा डिस्कस करें कि जो मोमेंटम है वो P इज इक्वल्स टू H ओवर लैम्डा आ गया. मोमेंटम ऑफ फोटोन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो फर्स्ट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मार्क द बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. मतलब यहाँ से ये जो प्लैंक्स का आइडिया है कि जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और फोटॉन्स. तो ये बेसिकली समझ लें आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का यहाँ से स्टार्ट हो गया. आइंस्टाइन यूज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इन 1905 टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसमें भी हम देखेंगे कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स. Next is third point, quantum theory was applied to explain the line spectrum of hydrogen. और इसी थ्योरी को प्लैंक्स की हम लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज करते हैं. नेक्स्ट, क्वांटम थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज. नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉम्पटन इफेक्ट.
और उसमें भी हम लाइट को या एक्स रेज को एज ए पार्टिकल डील करेंगे. Next, quantum theory also explained the Heisenberg uncertainty principle. In fact, the quantum theory brought great change of development in physics. मतलब इससे समझ लें आपके पास एक फिजिक्स की न्यू ब्रांच जो है वो स्टार्ट होगी. In 1918, Max Planck received the Nobel Prize in Physics for his introduction of the quantum concept of his explanation of the black body spectrum. ठीक है, तो इससे उसको नोबेल प्राइज़ मिला इसकी क्वांटम थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे 1918 में 18 तो बेसिकली प्लैंक्स की अगर हम थ्योरी को कंक्लूड करें तो वो यही है कि जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स विच आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स. ठीक है, तो इसका मतलब है कोई भी जैसे ब्लैक बॉडी हमने लाइक कैविटी रेडिएटर कंसीडर किया था, वो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, और जैसी वो एनर्जी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो उनके एटम्स जो हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जिससे उनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. मतलब जैसी एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब मीन एब्जॉर्ब होगी तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा. एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा. एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नाउ जब हम अब उस ब्लैक बॉडी को एक सूटेबल टेम्परेचर पे रखेंगे तो फिर उसका वो एनर्जी जितनी उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसको अब वो रिलीज करेंगे जिसकी वजह से दोबारा से एम्पलीट्यूड अपनी नॉर्मल ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी भी अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस पर आ जाएगी और टेम्परेचर भी फिर दोबारा से फॉल कर जाता है. इसका मतलब है जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन है रेडिएशंस की वो पैकेट्स की फॉर्म में है जिसको हम फोटॉन कहते हैं. नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि गिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन, कि फोटॉन की कुछ आप करेक्टरिस्टिक्स या आप कहते हैं प्रॉपर्टीज़ बताएं. तो सबसे पहले तो आपने कहना है फोटॉन इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी. फोटॉन इज़ ए एनर्जी पैकेट होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं फोटॉन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी. द सेकेंड पॉइंट इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज, उसको हम लिखेंगे ये मैथमेटिकल फॉर्मूला एक तो है E इज इक्वल्स टू एच एफ और एच सी ओवर लैम्डा एंड एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू P इंटू सी, मोमेंटम एंड स्पीड ऑफ लाइट. तो ये तीन एनर्जी के आपने फॉर्मूला याद रखने हैं. फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और उन सब की स्पीड ऑफ लाइट मींस 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओनली इन वैक्यूम. वाटर वगैरह में या ग्लास में वो 2 इंटू 10⁸ हो जाती है. द रेस्ट मैस ऑफ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. द रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन इज 0, कि आपने जो फोटॉन का रेस्ट मैस लेना है जिसको मैं m0 लिख देता हूँ वो आपने 0 लेना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई भी पार्टिकल जिसका मैस होता है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता. इसका मतलब है फोटॉन का अगर हम रेस्ट मैस 0 कंसीडर करेंगे तब भी उसके लिए पॉसिबल है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सके. सो द रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन इज 0 बट द डायनेमिक मैस ऑफ फोटॉन इज नॉट 0. जब वो मूव कर रहा होता है तो उसका मैस 0 नहीं होता. अब उसका मैस आप अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन लगाएं तो m इज इक्वल्स टू E ओवर c स्क्वायर. एज वी नो दैट E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, तो वहां से हम m को सेपरेट करें सो इट बिकम E ओवर c स्क्वायर एंड वी नो दैट द एनर्जी इज इक्वल्स टू hf ओवर c स्क्वायर. यूज दिस फॉर्मूला हियर, सो hf ओवर c स्क्वायर. ओके, एंड नेक्स्ट इज, और फर्दर आप इसको भी पुट कर दें तो और डिफरेंट आप फार्मूलाज बना सकते हैं. नेक्स्ट इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, जो भी हमने पहले कैलकुलेट किया EP इज इक्वल्स टू E ओवर C भी हो सकता है. इसको अगर आप यूज़ करें फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट पॉइंट को जहाँ से मैंने लिखा है E इज इक्वल्स टू PC, या HF ओवर C भी हो सकता है, इससे भी आप मोमेंटम निकाल सकते हैं, और जनरल फार्मूला H ओवर लैम्डा. ठीक है, तो आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए. एनर्जी ऑफ फोटॉन के भी 3 फार्मूलाज हैं. रेस्ट मैस इज 0,
dynamic mass mean moving mass is not zero, which is equals to E over c square or hf over c square, and the momentum is E over c or hf over c or h over lambda. फोटोन इज न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता. द चार्ज ऑन फोटोन इज जीरो. अब जब जीरो चार्ज है तो ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कोई अफेक्ट करेगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई अफेक्ट करेगी. फोटोन आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसका चार्ज ही नहीं है और रेस्ट मैस भी आपने जीरो लिया हुआ है, तो वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड